जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी ने एक और हिस्टोरिकल लीप ले ली है। आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है कि हमारा यूपीआई, जिसने इंडिया में पेमेंट रेवोल्यूशन क्रिएट किया, अब यूरोप की टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम यानी कि टिप्स से इंटरलिंक होने वाला है। और इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया यूरोप के बीच में सीधा इंस्टेंट लो कॉस्ट और क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है वो शुरू हो जाएगा। वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स, इन सब के लिए ये एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है। और इतना ही नहीं बल्कि कन्वीनियंस की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक है। और हम ग्लोबल फाइनेंस पावर की अगर हम दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं ये पावर पॉलिटिक्स के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। और यूपीआई के डेवलपमेंट को अगर हम बात करते हैं तो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक वीपन ये बनता जा रहा है। और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, क्या वो यूपीआई को अडॉप्ट करने की रेस में आगे आ रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के साथ हम आज की चर्चा को शुरू कर रहे हैं। और हमारे साथ है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, यूरोप जहाँ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स जहाँ से शुरू जो सेट होते हैं, वहाँ आज इंडिया का जो यूपीआई है वो इंटीग्रेट होने का जो है वो सिग्नल मिल रहा है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर में। और उस सब में भारत का जो यूपीआई है वो आगे जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम अपना यूपीआई का जो जलवा है वो हम उस हर तरफ देख रहे हैं। कैसे हम इस पूरे डेवलपमेंट को देखें? अंबर जी, बहुत एक तरह से बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है भारत की इकोनॉमी को, हम्म। क्योंकि यूरोप के साथ हमारा जो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, हम्म। उसका हम अभी लिंक करने वाले हैं यूरोप के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जिसको वो बोलते हैं टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये होगा कि भारत का जो यूपीआई है और यूरोप का जो टीआईपीएस है, उसका इंटरलिंक हो जाएगा। जैसे आपने बताया है कि इसका डायरेक्ट फायदा जो होगा स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को, टूरिस्ट को। बहुत सारे लोग टूरिस्ट लोग यूरोप जाते भी हैं, भारतीय, उनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और अभी हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स के लिए अभी हमने फाइनल डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen, वो अभी आने वाली है जनवरी 26 एज एज चीफ गेस्ट। और उसी दौरान मेरे हिसाब से ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। और उसी दिन मेरे हिसाब से दोनों के बीच में, इंडिया और ईयू के बीच में, जो पेमेंट लिंकिंग सिस्टम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी चीज हो रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा हम अपना जो रुपी है उसको ग्लोबलाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी चालू हो चुका है। और एक तरह से आज की डेट में हमारा 8 कंट्रीज के साथ हमारा यूपीआई ऑलरेडी वर्किंग चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 कंट्रीज के साथ हम प्रोसेस में हैं कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, इंटरलिंकिंग कर रहे हैं। और एक तरह से जो इस सब के लिए बहुत बड़ा एक तरह से काम करना पड़ता है। आपके लॉस देखने पड़ते हैं, उनके लॉस देखने पड़ते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से पहले जितने भी रेगुलेटरी हर्डल्स है, अप्रूवल्स है, वो लेना पड़ता है। एक वर्किंग ग्रुप बनाना पड़ता है, प्रोटोकॉल्स क्या यूज होंगे, डेटाबेस का क्या कैसे होगा, कौन सी हम्म। बैंक्स इन्वॉल्व होगी। तो ये सब बहुत सारे काम होते हैं। तो ऑलरेडी 8 कंट्री के साथ हमने कर चुके हैं। और 15 कंट्रीज के साथ मोस्टली हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। और ये मेरा जी। मानना है कि बाय द एंड ऑफ 2026 हम कम से कम 20 कंट्री के साथ हमारा यूपीआई जो है वो एक तरह से इंटरलिंक हो इंटीग्रेट। जाएगा। अब हम्म। जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, उसमें अगर बाहर से पैसे आते हैं वो 24 टू 36 आवर्स लगते हैं। हम्म। कन्वर्शन रेशियो ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा है। और इसके हम्म। अंदर बताया जाता है कि हमारा यूपीआई और उनके पेमेंट सिस्टम टीआईपीएस के बीच में अगर हो जाता है ये करार, तो पेमेंट हमको 30 to 60 सेकेंड्स के अंदर मिल जाएगा। और इसमें कन्वर्शन कॉस्ट भी कम होने वाला है। ये हम्म। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम से दोनों की इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, जी। G20 के रोड मैप में भी लिखा हुआ है कि हमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को एनहांस करना पड़ेगा।
विद ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और रिड्यूस कॉस्ट। तो ये दोनों चीज हो रही है बिटवीन इंडिया एंड यूरोजोन। देखिए, यूरोजोन की पॉपुलेशन तकरीबन 80 करोड़ है और ये एक तरह से मेजर लीप होने वाला है। और इंटरनेशनली एक प्रोजेक्ट नेक्सस चल रहा है जिसमें आरबीआई भी उसका भाग है, जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को एक तरह से ठीक करने के लिए, मतलब उसमें 6 बैंक ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और इसके अंदर यूरोप भी ज्वाइन करेगा, यूरोजोन भी ज्वाइन करेगा, जिसके अच्छा उमेश कारण जी, मैं एक। एक बात और समझना चाह रही थी कि अगर यूपीआई और जो टिप्स है उसमें हम उसमें एक उसके थ्रू कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उसकी बात करें, अगर वो होने लग जाते हैं तो क्या जो रुपी है उसको हम लॉन्ग टर्म में ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी के रूप में बनते हुए आगे देख सकते हैं, या उसकी शुरुआत के तौर पे इसको कह सकते हैं क्या? देखिए, आपको अगर ग्लोबल करेंसी बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आपके एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक आप अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते हो तब तक भले ही आप एक तरह से इंक्रीमेंटल आउटपुट कर लोगे, हम्म, अनलेस एंड अनटिल आप ट्रेड बढ़ाते हो और स्पेसिफिकली अपने एक्सपोर्ट्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रुपी टू बिकम अ ग्लोबल करेंसी। आज चाइना एक तरह से यॉन को पोजीशन कर पा रहा है एज एन इंटरनेशनल करेंसी ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। वो वहां पर इट इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत को भी कोई नीश प्रोडक्ट पकड़ना पड़ेगा, सर्विसेज या कुछ ऐसे सेक्टर पकड़ने पड़ेंगे जिसमें उनको कोई compete ना कर सके। मेरा ये मानना है कि भारत धीरे धीरे अपना काम करता जा रहा है, हम किसी से रेस नहीं कर रहे हैं, हम ना तो हम डी डॉलराइजेशन की रेस में है, ना हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ युआन के रेस में है। हम हम्म, अपने जो डॉलर, हमारा जो रुपी है उसको ग्लोबलाइज कर रहे हैं। दिस इज द टारगेट ऑफ इंडिया। और आज देखिए कि G20 की समिट में ये अनाउंस किया आरबीआई ने कि जल्द ईयू के साथ हमारा जो यूपीआई है वो लिंक हो जाएगा, जिससे आप सोचिए भारत की 150 करोड़ की जनता और ईयू की अराउंड 80 to 90 करोड़ की जनता आपस में ट्रेड कर पाएंगे। दिस विल बी अ ग्रेटेस्ट शॉक टू द वेस्टर्न डोमिनेटेड स्विफ्ट बेस्ड स्विफ्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। जो अभी स्विफ्ट में काम हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा जॉल्ट आने वाला है, क्योंकि भारत जैसे ही इसको अडॉप्ट करेगा ईयू के साथ, ईयू की इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा, ग्रेटर ट्रेड होने वाला है, इंटरग्रेशन होने वाला है। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स अगर जल्दी वर्क करते हैं तो एक तरह से आप देखिए फास्टर ट्रेड होने से लोगों के बीच में आना जाना भी बढ़ जाएगा। दिस विल जी। बी बेनिफिशियल टू बोथ द कंट्रीज। बेसिकली हम यूरोप में देखते हैं कि यूरोप में हिस्टोरिकली जो रेमिटेंस चार्जेस रहे हैं वो हाई रहे हैं। तो क्या यूपीआई जो है उनका पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसको डिसरप्ट कर देगा? अगर हाँ, तो जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो इस डिसरप्शन को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या इसका कोई और तोड़, या फिर इसके पीछे कुछ और हम कोई और इक्वेशन है? देखिए, यूपीआई को तो यूरोपियन बैंक्स को अप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूरोजोन खुद करने वाला है इसको। इसमें फायदा यूरोजोन का खुद है। देखिए, यूरोजोन की इकोनॉमी इज अंडर रिसेशन, मतलब जर्मनी उसको पुल बैक कर रहा है, कैसे भी एक तरह से खींच रहा है। बट अगर देखा जाए ईयू की इकोनॉमी इज स्लोली गोइंग इनटू रिसेशन, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट में जा रही है। उनको एक तरह से कोई मार्केट चाहिए जिसके साथ वो कंटिन्यूसली ग्रो कर सके, ग्रो भी नहीं कर सके तो स्टैग्नेंट होके रह सके। अभी तो नेगेटिव ग्रोथ में जा रही है। और भारत के पास सब कुछ है, भारत के पास यंग पॉपुलेशन है, टैलेंटेड स्किल्ड मैन पावर है, और एक तरह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एस्पायरिंग पॉपुलेशन है, दे वांट टू स्पेंड मोर। और यूरोप के अंदर तो, इटली जैसे नेशंस के अंदर तो वहां पर लोगों ने बच्चे भी पैदा करने बंद कर दिए। जो उनका टोटल फर्टिलिटी रेशियो है वो 1.2 पहुंच चुका है। बहुत सारे सिटीज में सिर्फ वृद्ध लोग बैठे हैं, जो इटालियंस हैं वो बाहर जा चुके हैं। तो वहां पर तो इकोनॉमी स्टैग्नेट होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब यूरोप को एक तरह से सिर्फ जर्मनी इसको खींच रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आया था, 2 दिन पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू को बोला था, जर्मनी को बोला था कि नेटो को आप लीड करिए, हमने बहुत दिनों तक इसको लीड कर लिया है, आप ही इसको फंड करके यूरोप को आप ही बचा लीजिए रशिया से। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपना पल्ला झाड़ रहा है यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि यूरोप के साथ उसको काम करने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति भी एक तरह से प्योर बिजनेसमैन हो गए हैं। उनको एक ही चीज है कि अगर उनके फायदे में होता है तो वो आपके साथ दोस्ती करेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे लॉन्ग रिलेशन भले ही आपका, आप कौन मैं कौन, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप इसके सही लिए कह रहे हैं। उन्होंने इसके लिए हम्म, उन्होंने यूरोप को मझधार में छोड़ दिया है। अब यूरोजोन हम्म, खुद चाहता है कि वो अमेरिका के शेडो से निकले। यूरोपियन जी। बैंक्स को भी समझ में आ गया है कि उनको एक तरह से इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। और अब ओके। G20 के समिट में ये डिसाइड किया गया है कि भारत का यूपीआई और ईयू को लिंक किया जाएगा। देखिए, जो टारगेटेड इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है उसको प्रोजेक्ट नेक्सस के साथ जोड़ा जाएगा। अब अच्छा उमेश प्रोजेक्ट जी, नेक्सस एक और मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, वो ये कि जब क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स हम देखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि जो डेटा फ्लो है वो बढ़ेगा, जो भारतीय हैं उनका डेटा बाहर जाएगा, और कहीं ना कहीं जो ये अरेंजमेंट है, जो डेटा सॉवरेनिटी है, वो क्या कॉम्प्रोमाइज होगी, या फिर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव है, या उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये कैसे होगा? मैंने वही बोला ना कि अभी भारत का 8 कंट्रीज के साथ चल रहा है, बाकी कंट्रीज के साथ स्टेजेस में है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आपने बोला है डेटा का सॉवरेनिटी, वो भी एक तरह से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसमें हम्म, डेटा कैसे शेयर होगा, कितना डेटा शेयर होगा, किसके पास एक्सेस होगा, कौन देख पाएगा, वो सब देखी जाएगी। ये सब सिस्टम बनाने पड़ते हैं, इंटर ऑपरेटेबिलिटी होती है दोनों सिस्टम्स के बीच में। इसके लिए भारत की कंपनी जो एमपीसीआईएल है, वो इसका एक तरह से दे टेक केयर ऑफ ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड टू ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम्म, इनफैक्ट हमने तो पेरू जैसी नेशन को भी बोल दिया है कि अगर आपको यूपीआई बनाना है, हम आपका नेशन का यूपीआई डिजाइन करके हम आपको दे देंगे। आप सोचिए, पेरू विल बी द फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट यूपीआई। भारत का वो जो पेमेंट इंटरफेस आर्किटेक्चर है, जो यूपीआई को जो चला रहा है, सेम आर्किटेक्चर पेरू भी अपनाने वाला है। अब जी। ऐसे अगर आप सोच लीजिए कि बाकी कंट्रीज हमारा यूपीआई का सॉफ्टवेयर ही यूज कर ले, तो भारत का यूपीआई तो एक तरह से ग्लोबल बनता जा रहा है, एक तरह से ऑल्टरनेटिव बन जाएगा इन ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट इन फ्यूचर। अभी तो नहीं बनेगा, पर फ्यूचर में जरूर उसी राह पर है, जिसमें हम एक तरह से अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक है वो ऑफर कर रहे हैं बाकी कंट्रीज को फ्री ऑफ चार्ज। हम ये भी बोल रहे हैं कि हम आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम फ्री ऑफ चार्ज बना के दे देंगे। और हम्म। पेरू ने हमको एक तरह से हमारे साथ एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, बाय 2026 दे विल बी स्टार्टिंग द ऑपरेशन आल्सो। अच्छा उमेश जी, आपने स्विफ्ट की बात की। जब हम देखते हैं कि यूएस लेड जो स्विफ्ट है और चिप्स है, वो डोमिनेट करता है इस पूरे मार्केट को, तो क्या हम यूपीआई और टिप्स के ये जो टाई अप है, इसको हम एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल कॉरिडोर बनते हुए देख रहे हैं क्या? ऑलरेडी प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर ये काम हो रहा है, और प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर अभी 6 बैंक्स, जो 6 सेंट्रल बैंक्स आपस में मिलके टेस्टिंग कर रही है। उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत की, और वैसे ही सेंट्रल बैंक्स ऑफ मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया आपस में मिलके एक तरह से हम वी आर ऑलरेडी टेस्टिंग द सिस्टम्स। इसके अंदर प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर ही ईयू का टीआईपीएस आने वाला है। आप हम्म, सोचिए, 6 नेशंस के साथ ऑलरेडी ईयू का बड़ा जोन आ जाता है, पूरा कॉन्टिनेंट आ जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली यूरोपियन यूनियन में 27 से 28 नेशन है। 28 हम्म, प्लस 6 बोले तो 34 नेशन विल बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, प्रोजेक्ट नेक्सस ग्रुप। जिससे क्या होगा कि आप सोच लीजिए, वर्ल्ड के अंदर 194 कंट्रीज है, और 34 कंट्रीज अगर सेम पेमेंट सिस्टम यूज करती है, तो ऑटोमेटिकली एक तरह से राइवल हो जाता है स्विफ्ट से। और स्विफ्ट के अंदर 36 आवर्स लगते हैं उनको पेमेंट प्रोसेसिंग करने में, और वहां पर कन्वर्शन चार्जेस भी ज्यादा है। जबकि ये जो टिप्स और यूपीआई के जो थ्रू, जो पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होगा, वो इंस्टेंटली होने वाला है। फर्क बहुत पड़ेगा। बिल्कुल उमेश जी, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर यूपीआई ग्लोबल स्टेज पर हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, और ये जो हम देख रहे हैं कि पेरू, सिंगापुर और यूएई, फ्रांस और अब यूरोप उसमें आ गया है, और अब जो यूपीआई है सब तरफ हम अडॉप्ट होते हुए देख रहे हैं, तो जो इंडिया जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है।
तो क्या हम ये कहेंगे कि इससे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसको एक नया इकोनॉमिक पावर मिल रहा है? देखिए ऑलरेडी मिल ही चुका है ना, 8 कंट्रीज के साथ तो आपका यूपीआई चालू ही है, ऑपरेशनलाइज़ है। और उसके अलावा आपका जो यूपीआई है, आप लोगों को ऑफर कर रहे हो कि हम आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देंगे। आपको इंटरऑपरेटेबिलिटी करने में ईज़ी हो जाएगा। इसके कारण भारत का सॉफ्ट पावर भी बढ़ रहा है। भारत के जो सिस्टम्स है, वो एक तरह से प्रूवन सिस्टम्स हैं। इतने बड़े जो वॉल्यूमनेस हैंडल कर रहे हैं सिस्टम, जैसे आप सोचिए यूपीआई के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल हो रहे हैं। और भारत के अंदर आज की डेट में 850 मिलियन यूजर्स है यूपीआई के। हर दिन मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और कम से कम महीने में कम से कम 30 लाख करोड़ का सेटलमेंट हो रहा है, रियल टाइम सेटलमेंट हो रहा है यूजिंग यूपीआई। एक तरह से इतना वॉल्यूमियस ट्रांजैक्शन अगर यूपीआई कर रहा है तो स्केलेबिलिटी उसकी हाई हो चुकी है। इनफैक्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर वो वीजा को भी बीट कर रहा है आज की डेट में। अभी सोच लीजिए सिर्फ भारत के अंदर यूज हो रहा है और आगे 8 कंट्रीज के अंदर यूज हो रहा है। जब वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन होना चालू हो जाएगा यूपीआई का, जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है वो एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब यू के साथ अगर आपका ट्रांजैक्शन रियल टाइम चालू हो जाता है, तो आप ये भी देखोगे कि एक तरह से भारत का यूपीआई को इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, ग्लोबलाइज हो जाएगा एंड हमारा सॉफ्ट पावर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। बिल्कुल उमेश जी, लेकिन एक और सवाल ये है कि जो यूपीआई है उसका यूरोप में अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वीजा और मास्टर कार्ड की जो मोनोपोली है उनको एक थ्रेट तो जरूर बनता है इसके चलते। बन चुका है। तो हाँ, तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ, तो क्या उनका क्या इस पे वो रहेगा, किस तरह से देंगे, क्या ब्लॉक करेंगे की कोशिश करेंगे, कैसे आएगा ये सब रिएक्शन? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी सोच लीजिए, आपने देख ही लिया है कि टेक्नोलॉजी की जब इवॉल्व होती है, डेवलप होती है, सबको चाहिए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम। मतलब 1 मिनट में सबको पेमेंट सिस्टम चाहिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स के कारण। आप 36 आवर्स के बाद अगर वो मैसेजिंग सिस्टम यूज़ करके प्रोसेसिंग करोगे और आपके पास हमारी इनवॉइसिंग की डिटेल्स पूरी जा रही है, ट्रेड की सारी डिटेल्स जा रही है, वो डेटा भी एक तरह से स्विफ्ट के अंदर वो प्रॉब्लम है। अभी जो भी अगर सिस्टम स्विफ्ट के अंदर इनवॉइसिंग होता है, आपके आपका सप्लायर कौन है, आपका क्या प्रोडक्ट आपने किस प्राइस में खरीदा है, सारी डिटेल स्विफ्ट के पास जाती है। और ये अगर इस सिस्टम के अंदर सब लोग आ जाते हैं, तो आप ये देखेंगे इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होने वाला है। और एक चीज़ है, आप किससे क्या ट्रेड कर रहे हो, इसकी जानकारी सिर्फ़ आपको और सेलर के बीच में आएगी। आप दूसरे लोगों को इसमें जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से ट्रेड सीक्रेट्स है, जो अमेरिका वेपनाइज़ करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यूपीआई जो है उमेश जी, वो ऑलरेडी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इकोसिस्टम है। तो अगर हम ये ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करें तो इंडिया से जो बैंक्स हैं, जो इंडियन बैंक्स हैं, उन और जो एनपीसीआई है, उसको क्या इससे कोई फ़ायदा, इंसेंटिव है या कहीं न कहीं एक प्रेशर और बढ़ जाएगा उन पे? ऑलरेडी भारत के अंदर तो चल ही रहा है। एनपीसीआई तो भारत सरकार द्वारा ही एस्टेब्लिश्ड है और एक हुँ, तरह से उसको इसी के लिए बनाया गया था कि भारत के अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए। हुँ, गवर्नमेंट जो सॉफ्टवेयर्स बना रही है उसको मास अडॉप्शन, स्केलेबिलिटी और प्रॉपर वर्किंग में किया जाए। इसके लिए ये कंपनी बनाई गई है और उसके बाद इन्होंने एनपीसीआईएल बनाया। इसकी इंटरनेशनल आर्म भी बनाई है और वो भी अलग से काम कर रही है, जिसमें यूपीआई का इंटरनेशनल जो है उसका अडॉप्शन कैसे किया जाए, मोडालिटीज क्या हो, लॉ का क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, भारतीय हुँ, लॉज के अंदर क्या चेंजेस करना पड़ सकता है, डेटा सॉवरेनिटी लॉज है, वो सब के ऊपर वो काम कर रही है। इससे कोई हुँ। फर्क नहीं पड़ता भारत के बैंक के ऊपर। तो उमेश जी, अब यूपीआई जो है वो दुनिया भर में जा रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है। तो अब सवाल सबसे पहले ये आता है कि क्या हमने जो आईपी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और साथ ही जो
टेक कंट्रोल है और जो गवर्नेंस है, डेटा सॉवरेनिटी है, ये सारी चीज़ें वो हमारे हाथ में रहने वाली हैं या नहीं? इस पे क्या सरकार ने अब तक कदम उठाए हैं? देखिए, अभी डेटा प्राइवेसी के लॉस भी आ चुके हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है कि डेटा प्राइवेसी क्या क्या चीज़ आप शेयर करने वाले हो, किसके पास इसका एक्सेस होने वाला है, आपको हुँ, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी अडॉप्ट किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपका हुँ, सिर्फ सॉफ्टवेयर आप अब एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका डेटा नहीं दे रहे हो। डेटा भी आप उतना ही डेटा शेयर करोगे जितना आपको ज़रूरत है। शायद आप यूपीआई आईडी शेयर करोगे जिसमें आपका फ़ोन नंबर और वो बैंक का जो नाम रहता है वो आता है, मैक्सिमम वही होगा और वो भी जो होगा सिक्योर चैनल्स के थ्रू होगा, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ऑलरेडी ये वर्किंग कर रहा है भारत के लेगेसी सिस्टम्स के बैंक्स में, जो बैंक्स लेगेसी सिस्टम्स यूज़ कर रही है, उनको भी अपग्रेडेशन कराया गया, यूपीआई को उसके साथ इंटरऑपरेटेबल कराया गया। तो मेरा ये मानना है कि जब भारत के लेगेसी सिस्टम्स के साथ वो काम कर रहा है, इंटरनेशनली वो सारे सिस्टम्स के साथ काम कर सकेगा और इसके अंदर ऑलरेडी भारत हमें एक तरह से महारत मिल चुकी है। वी डू हैव द एक्सपर्टाइज फॉर एवरीथिंग। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।